जैसे कि मैंने आपको कपास पढ़ाया, अब फिर पढ़ते हैं हम अपना लिलिन। तो लिलिन के बारे में जानते हैं। कपास और लिलिन में बहुत सारी चीज़ें वो सेम होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लिलिन। यानी कि लिलिन हमें फ्लाक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसको याद रखना वेरी शॉर्ट में आ सकता है, अधिकतर आता भी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से पौधे से लिलिन प्राप्त होता है, उस पौधे का नाम बताओ, या फिर लिलिन को प्राप्त फ्लैक्स के पौधे से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो पहले लिलिन का प्रयोग किस लिए करते थे? मछली फांसने की वंशी तथा जाल बनाने के लिए। पहले के टाइम में लिलिन का प्रयोग करते थे मछली बनाने के लिए। मछली जो जिसमें मछली फांसते थे उसके लिए जाल बनाने के काम करता था। तो लिलिन का निर्माण मिस्र में हुआ। लिलिन का प्रयोग सबको ढकने के लिए। हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो पहले मिस्र में क्या करते थे, आपने मम्मी देखी होंगी, जो सबको ढकने के लिए या लपेटने के लिए लिलिन का प्रयोग करते थे। क्योंकि लिलिन एक ऐसा रेशा है जिससे उसमें मम्मी में या फिर वो सड़ने गलने से बच जाती थी। तो इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर, अधिकतर पहले इसका उपयोग मम्मी को ढकने के लिए कर सकते थे। मम्मी यानी कि लिनिन के उत्पाद में हाथ का श्रम अधिक होता था। अब तो अधिकतर 90% चीज़ें हमारी मशीन से होने लगी हैं, पर पहले लिलिन का उत्पादन हाथ से ही किया जाता था। तो लिलिन का उत्पादन मैंने आपको बता दिया कि अधिकतर, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता था वही होता था कि मिस्र में क्या अपने सबको ढक कर रख दिया जा लपेट कर रख देते थे। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके उत्पादन के बारे में कि इसका उत्पादन कैसे होता है। इसका उत्पादन भी सेम है। आपने देखा होगा कि जैसे कि कपास का जो उत्पादन करते हैं वो कुछ चीज़ें इससे मैच करती हैं, पर अंतर इतना है कि वो जो हमें कपास प्राप्त होता है वो हमें फल फूल से प्राप्त होता है, पर लिलिन हमें तने से प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि कपास हमें फूल से प्राप्त होता है और लिलिन हमें तने से प्राप्त होता है। ये वेरी शॉर्ट में आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिलिन हमें कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो लिलिन हमें पेड़ के तने से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम उसमें बुआई एवं कटाई। आपने देखा होगा कि लिलिन का जो पौधा होता है उसको बोने के बाद वो प्रॉपर उसकी उगाई की जाती है, प्रॉपर वो बड़ा हो जाता है और उसको काट लेते हैं। बस ये इतना काम होता है। उसके बाद उसको सुखाना और स्वच्छ करना। उस कटे हुए पेड़ को हम अच्छे से सुखाते हैं और उसमें जितनी मिट्टी वगैरह होती है या फिर कोई जो फालतू की चीज़ें लगी होती है, मिट्टी हो गया या फिर किसी तरह की और गंदगी हो गई, उसको हम अलग कर लेते हैं। फिर आता है गलाना। तो हम लिलिन की जो पौधा होता है उसे 3 तरह से गलाते हैं। यानी कि ओस में गलाना, यानी कि हम रात भर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में और सुबह देखते हैं तो वो गल जाता है। या फिर आपने आप कोई भी चीज़ बाहर छोड़ दोगे, आप प्रॉपर एक लकड़ी को लेकर देखना है ऐसा कि उसको आप बाहर ओस में छोड़ रहे, तो उस टाइम पे जब ओस ज़्यादा पड़ती हो तब उसको बाहर छोड़ दो, आप देखते हो वो प्रॉपर सुबह तक गीली हो जाती है। और दूसरा जल में गलाना, यानी कि पानी में भिगो देना, और रासायनिक विधियों द्वारा यानी कि केमिकल के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लिलिन के पौधे को पानी में डालकर पूरी रात छोड़ देते हैं, या पानी में 2-3 दिन तो उसे फुला लेते हैं। उसके बाद उसमें से छाल उतार देते हैं। वो छाल ही हमारा लिलिन होता है। उस छाल को उसके बाद फिर तोड़कर पीट कर साफ करते हैं। उसके बाद साफ करने के बाद फिर कंघी करना एवं साफ करना, कंघी करते हैं, साफ करते हैं, छोटे बड़े रेशों को अलग अलग कर लेते हैं। फिर कताई करते हैं, यानी कि रेशे से धागा बनाते हैं। उसके बाद उसकी बुनाई करते हैं, परिसज्जा, यानी कि परिसज्जा के लिए, ताकि वस्त्र हमारा किधर से कोना ना निकला हो या फिर ऊपर नीचे समतल हो, बिल्कुल कहीं उभार ना हो, कहीं पतला ना हो, इसलिए वो परिसज्जा की जाती है। तो इसका ये सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमें लिलिन प्राप्त होता है। अब हम इसकी भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं तंतुओं का संगठन, यानी कि 70% सेलुलोज होता है। मैंने बताया था प्राकृतिक हमारे रेशे हैं उनमें सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 70% इनमें सेलुलोज होगा, 25% पैक्टिन होगा तथा शेष भाग अशुद्धियों का होगा। यानी कि कुछ मिलता जुलता इसका कपास के जैसा ही संगठन है। नेक्स्ट आते हैं हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, यानी कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करने के बाद ही हमें कैसा दिखता है, बांस के समान गांठें। आपने देखा होगा बांस में या फिर गन्ने में सेम गांठें होती हैं। आपने देखा होगा जगह जगह बांस में इस तरह से होती हैं। तो इस तरह से दिखाई देती हैं ये गांठें हमें करने के बाद प्रॉपर। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी गांठें ऐसी दिखाई देंगी या फिर वो ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद अगर इसे हमने ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया जैसे, तो इसके हमें 5 कोने दिखाई देते हैं। ऐसे प्रतीक नजर आता है ये।
सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करने के बाद हमारा लिनन। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होता है। कपास से अधिक ये मजबूत होता है। जैसे कि कपास गीला होने के बाद ज़्यादा अधिक मजबूत होता है, पहले वो कम होता है। तो ये इसकी लंबाई 30 से सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर और कपास से इसकी मजबूती अधिक होती है। इसकी चमक यानी कि तंतुओं की चमक प्राकृतिक मोम के कारण चमक होती है। आपने देखा होगा, आप कोई भी रेशा ले लो तो उसमें एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरली उसमें एक मोम होता है, चिपचिपाहट होती है, उसके कारण इसमें चमक ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी सूख जाता है ये या फिर पानी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। प्रतिस्थता नहीं पाई जाती है यानी कि कोई लचक नहीं होता है, ये अपना ही इसमें अपनी ही नॉर्मल लचक होती है। वो जितना नॉर्मल रहना है वो उतना ही रहता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ये घटता बढ़ता नहीं है। और इसकी प्रतिस्कंदता यानी कि इसमें सिलवटें जल्दी पड़ जाती हैं। सेम प्रोसेस बिल्कुल सेम कपास की तरह है। इस्त्री करने की आवश्यकता होती है इस पर, यानी कि प्रेस करने की ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, अपने आप वो सिलवटें नहीं जाती हैं। ताप का प्रभाव, ताप का बहुत अच्छा सुचालक है ये। लिनन के तंतु ताप को सहन कर लेते हैं। आप किसी भी, जैसे कि आप लिनन को गर्मियों में भी पहन सकते हैं, जैसे कॉटन को हम पहन सकते हैं तो लिनन को भी हम पहन सकते हैं। रगड़ का प्रभाव, गीली अवस्था में अधिक मजबूत हो जाता है। इसे खूब मल कर या रगड़ कर धोया जा सकता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर लेकिन जैसे कि कपास को हम ज़्यादा अधिक रगड़ कर या रगड़ कर नहीं धो सकते उसे, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाता है या फिर जल्दी फटने गलने का जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। अब आता है नेक्स्ट, धूप का प्रभाव। प्रतिकूल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम अधिकतर लिनन के पर्दे बनाते हैं। इसी गुण के कारण हम इसके पर्दे बनाते हैं। इसे हम आसानी से धूप में या फिर प्रकाश में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी कपड़े को, किसी रेशे को हम धूप में यूज़ नहीं करते, पर लेकिन लिनन के इसी गुण के कारण इसके पर्दे बनाए जाते हैं और इसे हम यूज़ में लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये भौतिक विशेषताएं बता दी, अब पढ़ते हैं हम अपनी रासायनिक विशेषता। नंबर 1, अम्ल का प्रभाव। अम्ल के संपर्क में इसके तंतु तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अगर हमने ज़्यादा हाई वाला अम्ल यूज़ कर लिया या बहुत ज़्यादा हार्ड वाला अम्ल यूज़ कर लिया तो इसके ये तुरंत नष्ट हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, उसके तंतु तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पर लेकिन हल्के अम्ल का प्रयोग हम दाग छुड़ाने के लिए करते हैं। अगर हमारे इस लिनन के कपड़े पर किसी तरह के कोई दाग धब्बे लग जाते हैं तो बहुत हल्का एसिड हम यूज़ में ले सकते हैं। क्षार का लिनन पर प्रभाव, इससे धो सकते हैं हम साबुन से। ज़्यादा कास्टिक सोडे वाले साबुन से हम नहीं धो सकते, क्योंकि वस्त्रों पर पीलापन आ जाता है, इसलिए हम नॉर्मल साबुन से इसको धो सकते हैं। व्यंजकों का प्रभाव, हम व्यंजकों का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये वस्त्र हमारा कमज़ोर हो जाता है। ब्लीच का यूज़ नहीं कर सकते हम, या फिर कोई और अन्य व्यंजक हुआ हम उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। रंग चढ़ाना, यानी कि पहले आपने देखा होगा लिनन पे हम नॉर्मली कोई कलर ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर हम पहले लिनन को हम एक व्यंजक या कोई ब्लीच से हम उसे अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, तो उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद ही हम अपना इसमें कोई और कलर आसानी से चढ़ा सकते हैं, पर पहले इस पर हम कोई कलर नहीं चढ़ा। नेक्स्ट आता है पसीने का प्रभाव, यानी कि पसीने के निरंतर संपर्क में रहने पर ये गल जाता है। जैसे कि कपास भी पसीने के निरंतर संपर्क में रहने पर गल जाता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे कि हम कोई वस्त्र पहनते हैं और जहाँ पर पसीने का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वहाँ से वस्त्र का कलर भी चेंज हो जाता है और वो थोड़ा गलने लगता है। उसी तरह कीड़े तथा फफूंदी का लिनन पर प्रभाव, यानी कि आपने देखा होगा लिनन के कपड़ों को जल्दी से नहीं मतलब कीड़े जो लिनन के कपड़ों को जल्दी से नहीं काटते, पर फफूंदी जल्दी लग जाती है। अगर कपड़ा हमारा नमी में आ गया कहीं, या फिर हमने गीले कपड़े को ऐसे ही रख दिया, तो इस पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों आपके सामने कॉटन और लिनन का दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, या आपको कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई और डाउट हुआ करें तो आप मुझे कमेंट द्वारा भी पूछ सकते हो। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।